We are going to study how to remove the epsilon transition from the grammar. मतलब ये है कि हमारे पास लेट से एक ग्रामर के रूल्स हैं. ए गिव्स यू ए स्मॉल ए या ए बी बी और एप्सिलॉन, इस तरह से हमारे पास ट्रांजिशंस हैं. अब इस ट्रांजिशन इस प्रोडक्शन रूल में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, और हो सकता है ना हो भी. मैं आपको अभी समझा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है. हम ये चाहते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है ना, ये हमारे ग्रामर में ना आए. हम इस ग्रामर में एप्सिलॉन को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं. देखो, कंप्लीटली रिमूव करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. हम वो करना भी करेंगे भी नहीं. लेकिन अगर ये स्टार्टिंग सिंबल से एप्सिलॉन आ रहा है तो उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे. बट एप्सिलॉन अगर आ रहा है नॉन स्टार्टिंग सिंबल से, जैसे बी से भी लेट से ये एप्सिलॉन आ रहा है, ये है स्टार्टिंग सिंबल, इससे एप्सिलॉन आ रहा है, आने दो. लेकिन अगर उसके अलावा बाकी सारे सिंबल से एप्सिलॉन आ रहा है तो वो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है. हम उसको हटाना चाहते हैं. और वो प्रॉब्लम क्या खड़ी कर सकता है उसको देखो इस तरह से समझो. अगर समझ पाओ तो, अगर नहीं समझ पाओ तो इसको याद रखो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हटा रहे हैं. लेकिन इसको इस तरह से समझ सकते हो. अगर हमारी स्ट्रिंग ए से कैपिटल ए से लेट से कैपिटल ए और फिर इससे ये और फिर इससे ए कैपिटल बी और बी और फिर उससे कुछ कुछ जनरेट कर पा रहे हो आप. इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट होंगी और आप इसको कितनी भी, इनफाइनाइट तो बाद में भी होंगी, अगर आप एप्सिलॉन हटा दोगे तब भी इनफाइनाइट जनरेट होंगी. बट प्रॉब्लम यह है कि एप्सिलॉन से आप इसको कभी भी श्रिंक कर सकते हो. सिर्फ ग्रो नहीं हो रही है, श्रिंक भी हो सकती है. वॉट आई मीन इज, अगर आप एक ही साइड में चलते होते कि आप केवल स्ट्रिंग्स को इंक्रीज कर रहे हो उनकी लेंथ को, तो प्रॉब्लम नहीं होती. क्योंकि एक समय के बाद लेट से आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए बी इस प्रोडक्शन रूल से जनरेट हो पाता है या नहीं. क्योंकि ये एक छोटी सी स्ट्रिंग है, आप इसको हार्ड कोड आधा एक घंटा लगा के चेक कर लोगे कि ये जनरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या उससे भी कम समय में पता चल जाएगा. जैसे कि अगर ए से हम ए कैपिटल बी बी और फिर बी से ए बी और इस बी से एप्सिलॉन जनरेट करें तो ए एप्सिलॉन और बी हो गया जनरेट, तो पता चल गया. लेकिन ये तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया. कंप्यूटर से इसको पता करने में टाइम लगेगा, और ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे. समस्या ये है कि कंप्यूटर कितनी स्ट्रिंग्स को चेक करे. और अगर हम ये चेक करते कि पहले सारी लेंथ वन की जनरेट करी, फिर सारी लेंथ टू की जनरेट करी, फिर लेंथ थ्री की जनरेट करी, और इस तरह से चेक करते जा रहे हैं, और जब हम लेंथ फोर पे पहुंच गए तो हमने देखा कि लेंथ थ्री की सारी जनरेट कर चुके हैं और उसके बाद लेंथ थ्री की जनरेट नहीं होगी, तो हम बोल देते हैं कि लेट से ये हमारी लेंथ थ्री तक नहीं आई फॉर एग्जाम्पल. तो हम बोल देंगे कि ये स्ट्रिंग हमारी ग्रामर में नहीं बनती. इसीलिए हमने बोल दिया कि ये स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू अवर ग्रामर. But then, because epsilon is available in our grammar, so we can shrink any string at any point of time, because of which we will not be able to generate all the strings of that particular length. And it becomes very cumbersome to find out whether the string belongs to our grammar or not. For this simple reason, we want to remove epsilon. And if you are not able to understand, please remember this: we have to understand how to remove the epsilon transitions from our epsilon productions from our grammars, because we need that in conversion from one grammar to Chomsky normal form. एक ग्रामर को अगर हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें चार चीज़ें करनी पड़ती हैं. उनमें से एक चीज़ है रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजिशन, विच इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. ओके, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. And one more thing, what you have to understand is, I am just giving you the final output and you can remember it. And this is total complexity to check all production to be identified is equal to 2 की power, oh sorry, p to the power 2w plus 1, because of this, where p is equal to number of production rules
एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये किस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने लिखी है, इसको समझ लो। अगर मुझे ये चेक करना पड़े, देखो बहुत मुश्किल है लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन रखूंगा तो भी मैं ये चेक कर सकता हूं कि ये ए बी मेरी इस ग्रामर में जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट उसमें कितना टाइम लगेगा और बिना इसके कितना टाइम लगेगा वो भी देख लेंगे। लेकिन इसको ऐसे देख लो एक बार कि अगर यहाँ पे एप्सिलॉन है और इसकी लेंथ क्या है स्ट्रिंग की 3, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल हैं 1 2 3 और है बीच में इसलिए 4 और 5, ये 5 प्रोडक्शन रूल्स हैं। अब इसमें इस फॉर्मूले में रखो इसको बिगो ऑफ p की पावर यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि और मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज w प्लस 1 यानी कि 5 टू द पावर 10 प्लस 1 इज 11, 5 टू द पावर 11 विच इज वेरी लार्ज नंबर। जस्ट टू चेक दिस स्मॉल स्ट्रिंग, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था एप्टीट्यूड लगा के, बट अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो 5 टू द पावर 11 production rules to be identified in order to search this string using these production rules, which is very large. 5 to the power 11 is a large number. और अगर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा हो गई तो देखो यहाँ पे ना ये W जो है वो रेज टू द पावर में है, जितनी लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी ये कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। P तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स तो कांस्टेंट है, लेकिन जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज इसको ख़त्म करने के बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। वो कितनी कम हो जाती है देखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू फाइंड आउट वेदर अ स्ट्रिंग बिलोंग्स टू आवर ग्रामर और नॉट। इसीलिए हम प्रोडक्शन रूल एप्सिलॉन प्रोडक्शन रूल्स को रिमूव करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ एक और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो एग्ज़ाम में आंसर निकालना भारी हो जाएगा, बट देन हमारे पास एप्टीट्यूड लगा के, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी क्वेश्चंस वो जो देंगे वो ऐसे ही देंगे कि 2-3 मिनट में वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए। वो आपको पर्पसली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसका सॉल्यूशन बहुत देर में आए। तो आपको अगर वो ये बोलते हैं कि गिवन अ स्ट्रिंग W एंड गिवन द प्रोडक्शन रूल्स P वेदर दिस W बिलोंग्स टू P, आपको करना फिर भी यही पड़ेगा कि हिट एंड ट्रायल का यूज़ करके, जैसे मैंने इस एप्टीट्यूड का यूज़ करके यहाँ पे ये देखा कि ये W इस P में मिलती है या नहीं, जैसे A B इस प्रोडक्शन रूल्स में मिलते हैं या नहीं, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली में इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है, मैं आपको बता दूंगा, जिस एल्गोरिदम का नाम है CYK, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, इससे आप पता लगा सकते हो। बट इट इज़ वेरी वेरी लार्ज प्रोसेस, मतलब मैनुअली करने में लार्ज प्रोसेस है, कंप्यूटर में करने में छोटा प्रोसेस है। इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है इस कॉम्प्लेक्सिटी से, बट देन हमारे पास जो स्ट्रिंग होंगी एग्जाम में उसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए AAB, क्या ये स्ट्रिंग इस ग्रामर में है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। अगर आप CYK एल्गोरिदम का यूज़ करोगे 100% आंसर आ जाएगा, बट 10-15 मिनट लग जाएंगी मैनुअली निकालने में कि वेदर दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू आवर ग्रामर और नॉट, विच यू डोंट वांट। तो आप क्या करोगे, एप्टीट्यूड का यूज़ करोगे कि इस स्ट्रिंग को कैसे जनरेट किया जा सकता है। इससे एग्जाम में आप एप्टीट्यूड का यूज़ डायरेक्टली कर सकते हो। ऑब्वियसली सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको चेक नहीं करने हैं, आप इसमें एप्सिलॉन जनरेट नहीं करोगे। आप इसके अंदर ऑब्वियसली कैसे स्टार्ट करोगे, या तो इससे स्टार्ट करोगे या इससे स्टार्ट करोगे। आपने लेट से कैपिटल A से स्टार्ट किया क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 A जनरेट करने हैं। अगर आपने सिंगल A जनरेट ये वाला किया तो इससे आप एक ही A जनरेट करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आपने ये वाला A जनरेट किया, इस वाले A से आपने लेट से फिर से A B और B जनरेट किया। अब आप फंस गए, आपको पता है कि B लास्ट में ही आना है, तो इसीलिए ये वाला तो नहीं चलेगा, कैपिटल A से A नहीं चलेगा, क्योंकि इससे ये फिक्स हो गया कि A से एंड हो रहा है। ये वाला अगर आपने यूज़ किया तो फिक्स हो गया कैपिटल A से एंड हो रहा है, तो इसलिए आपने अब शॉर्ट कर दिया कि A से A B और B। अब यानी कि ये B तो जनरेट हो चुका है, अब 3 A's जनरेट करने हैं। और कैपिटल B से आप कितने भी A's जनरेट कर पा रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो A B A
बी और इस बी को आपने एप्सिलॉन में जनरेट कर दिया तो 3a और b जनरेट हो गया। तो ऑब्वियसली नॉट इवन 1 मिनट और हमने फाइंड आउट कर लिया वेदर दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू अवर ग्रामर और नॉट। सी वाई के से इसी को करने में 15 मिनट लग सकते हैं, बट देन सी वाई के एल्गोरिदम मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है। ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट करोगे, सी वाई के एल्गोरिदम से नहीं करोगे। आपके एक और क्वेश्चन बनता है जो सी वाई के एल्गोरिदम से हो सकता है, और सी वाई के एल्गोरिदम की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको सिर्फ वो दे दूंगा। मैं आपको एग्जाम लास्ट में भी अगर टाइम मिला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, अदरवाइज वो वीडियो से आप देख सकते हो। अदरवाइज सी वाई के एल्गोरिदम से एक क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन एक ये बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रिंग विच कैन फॉर्म फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। मतलब ए बी की और भी बहुत सारी स्ट्रिंग बनती हैं, जैसे एप्सिलॉन, ए या ए बी या ए बी या ए बी या सिर्फ बी, है ना। ये सारी स्ट्रिंग यहाँ पे बनती हैं। कैसे बनती हैं? epsilon is a subset of this, small a is a subset of this, double a is a subset of this, triple a is a subset of this। ये वाला तो पूरा का सेट हो गया। डबल ए बी, यहाँ देखो डबल ए बी इज अ सबसेट, ए बी इज अ सबसेट, सिंपल बी इज अ सबसेट। तो वो आपसे ये क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रिंग्स फॉर्म फ्रॉम दिस स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड बाय अवर ग्रामर। और ये क्वेश्चन सी वाई के एल्गोरिदम से जल्दी से हो जाता है। बट देन अगेन अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को सबसे आखिरी में देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लग जाएंगे। आप कितने भी अच्छे से जानते हो एल्गोरिदम को, फिर भी 10 मिनट लग जाएंगे। आखिरी में टाइम बचेगा तो देखेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देखेंगे, और वो टाइम नहीं बचेगा इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। अगर फिर भी आपको सी वाई के एल्गोरिदम पढ़नी होगी तो वीडियो में दूंगा, आप उससे पढ़ लेंगे। ओके।